नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के लोकतंत्र को बनाए रखने में भारत की लोकसभा का बहुत ही अहम महत्व है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय पे लोकसभा के चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, जिनका समय 19 अप्रैल से चुनाव प्रारंभ होंगे और 4 जून को उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा और अंतिम जो फेज होगा जिसमें चुनाव होने हैं वो आपका 1 जून है। तो 19 अप्रैल से लेके 1 जून के मध्य भारत की लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होना है, जो हम और आप लोग वोट देकर जिनको इलेक्ट करके संसद में भेजते हैं, उन लोगों का हम चयन करेंगे। और मैं इस समय भारत का एक नागरिक होने के नाते सभी लोगों से ये गुजारिश भी करूंगा कि जिन भी लोगों के वोट बन चुके हैं, जो भी व्यक्ति वयस्क है यानी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, उन सबको वोट डालने अवश्य जाना चाहिए। क्योंकि यदि आप देश में प्रगति चाहते हो, देश को एक अच्छी सरकार देना चाहते हो, तो वो आपके एक वोट से ही डिसाइड होने वाला है। तो यदि आपका वोट बन चुका है तो वोट डालने अवश्य जाएं। और वो व्यक्ति जो वोट नहीं डालते हैं, उनको कभी भी कतई कोई अधिकार नहीं है देश में होने वाली अच्छी और बुरी चीजों के बारे में बोलने का। क्योंकि अगर आप अभी वोट नहीं डालोगे और बाद में आप कुछ बोलते हो तो उसमें आपका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। तो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भारत की लोकसभा जो है उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, जिन लोगों को चुन के हम संसद में भेज रहे हैं वो लोग हमारे लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, और जो प्रधानमंत्री चयन होंगे, जो हमारे देश को चलाएंगे, जिनको हम शासन करने के लिए 5 वर्ष देंगे, वो किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, किस प्रकार से उनका चयन होता है और इन सदस्यों के पास क्या क्या शक्तियां हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और जानिए एक एक चीज लोकसभा के बारे में। मैं हूं ब्रजेश परिहार और आप देख रहे हैं इनफाइनाइट रेंज ऑफ नेचर। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपुल, लोगों का सदन। लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए निर्वाचित सदस्य अपने अपने निर्वाचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसे लोगों का सदन कहा जाता है। लोकसभा भारत की द्विसंसदीय प्रणाली का निचला सदन माना जाता है, जबकि ऊपरी सदन राज्यसभा को माना जाता है। लोकसभा के अंदर जो भी व्यक्ति जाते हैं, जो भी सदस्य चुने जाते हैं, वो लोगों द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। शुरुआत में इन सदस्यों की संख्या 500 होती थी। उसके पश्चात 2 अतिरिक्त सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के शामिल किए गए। इन सदस्यों का चुनाव भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के बाद इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। इस समय वर्तमान में लोकसभा के कुल 543 सदस्य होते हैं और इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वहीं राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिनमें से 238 भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं तथा शेष 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा हर 2 वर्ष बाद इनके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है और 1/3 सदस्य नए शामिल किए जाते हैं। लोकसभा में एक लोकसभा अध्यक्ष होता है, जिसे लोकसभा का स्पीकर भी कहते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सदन का नेता भारत के प्रधानमंत्री को माना जाता है। अगर प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं है तो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री शामिल होंगे, उन मंत्रियों में से जिनको भी प्रधानमंत्री मनोनीत करेंगे, उस सदस्य को सदन के नेता के रूप में माना जाएगा। सन 1952 में आम चुनाव होने के पश्चात भारत को अपनी पहली लोकसभा मिली। सन 1952 में जो चुनाव हुए थे उनमें
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। भारत के प्रत्येक राज्य को अपनी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सदस्य मिलते हैं। सन 1971 की जनसंख्या और जनगणना के आधार पर इस समय में जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, उन चुनावों के अभी तक 1971 से जो प्रणाली चली आ रही है, उन्हीं की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके उनके लोकसभा सदस्य कितने होने चाहिए, ये तय किया गया है। अब सन 2026 में दोबारा ये निर्धारित किया जाएगा कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, इसलिए उत्तर प्रदेश की लोकसभा सदस्यों की संख्या भी सबसे अधिक है। लोकसभा में बहुमत रखने वाली पार्टी या पार्टियों का गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री को चुनता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता। लोकसभा सदस्य बनने के लिए सबसे पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरी योग्यता जो है वो है न्यायालय द्वारा 2 या अधिक वर्षों के कारावास की सजा नहीं दी जानी चाहिए। यदि किसी भी केस में कोई विक्टिम पाया जाता है, अगर कोई नागरिक है और वो विक्टिम है, उसे सजा हो जाती है, तो वो जो सजा है वो 2 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अगर 2 वर्ष से अधिक की सजा हो गई होगी या न्यायालय आपको 2 वर्ष से अधिक के लिए कारावास का दंड दे देता है, तो आपको भारत की संसद या सांसदीय का चुनाव जो होता है उसे लड़ने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तीसरी चीज, भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। अगर आप नागरिक हो तो मतदाता तो होगे ही। और चौथी चीज कि जब भी उम्मीदवार जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको 25,000 रुपए जमा करने होते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के सांसदों के क्या क्या कार्य और क्या क्या दायित्व होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मेन जो काम होता है, जिसके लिए भारत की संसद को इतना पावरफुल और लोकसभा सदस्यों को इतना पावरफुल माना जाता है, वो है सबसे पहला काम कि भारत के कानूनों को लोकसभा में पारित करना। जो भारत के अंदर जो भी कानून होंगे, जो भी अनुच्छेद हम बना रहे होते हैं, उनमें जो संशोधन हो रहे होते हैं, वो मेन काम भारत की लोकसभा के अंदर होता है और वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। ये सुनिश्चित करना कि सरकार अपने कार्यों को संतोषजनक ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है, ये काम भी भारत के सांसदों का होता है। तीसरा जो काम होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए जनता अपने सांसदों का चुनाव करती है, उनको वोट देके लोकसभा के में भेजती है, तो वो मेन काम जो होता है कि लोकसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के विचारों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना। जो भी सांसद चुने जा रहे हैं, जिनको हमने इलेक्ट करके भेज दिया है, तो हमारी जो परेशानियां होती हैं, जनता की जो परेशानियां होती हैं, उनको लोकसभा में सबके सामने, मंत्रिमंडल के सामने, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसके सामने उन मुद्दों को उठाना, ये मेन कार्य होता है भारत के सांसदों का, लोकसभा के सांसदों का। और अगला जो कार्य है वो है सरकार द्वारा प्रस्तावित राजस्व और व्यय को मंजूरी देना। जो भी सरकार अपने खर्च को पेश करती है, जो भी बिल पेश किए जाते हैं, उनको मंजूरी देना भी भारत के सांसदों का ही कार्य है। वो चाहें तो उस पर अपनी असहमति भी व्यक्त कर सकते हैं और उसके लिए कोई ना कोई रीजनेबल आंसर करना पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके वो जो बिल है वो पास हो सकता है। अगला है, जो सांसद मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं उनके पास अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और मंत्रिमंडल में जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ साथ उनके पास एक्स्ट्रा पावर भी बढ़ जाती है। और आप सब जानते होंगे कि हर एक सांसद चाहता है कि उसे मंत्रिमंडल मंडल मिल जाए, क्योंकि जब मंत्रिमंडल आपको मिलेगा तो उसके साथ साथ पावर भी आएगी आपके पास और लोगों के पास अलग से सिक्योरिटीज भी मिलती हैं, अलग से भत्ते भी मिलते हैं अगर आप मंत्रिमंडल में हो तो सरकार के द्वारा। तो उन पावरों का सभी सांसद इस्तेमाल करना चाहते हैं, सभी सांसद अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं। वैसे तो अगर आप सांसद हैं तो आप ऑलरेडी इतने पावरफुल हैं कि लोग आपका सम्मान भी करते हैं और रेस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई होता है पूरे देश के अंदर तो वो जनप्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि उनके साथ जनता होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में भारत के सांसदों की सैलरी
और उनके क्या क्या भत्ते होते हैं इसका उल्लेख किया गया है। सांसदों की फिक्स सैलरी पहले 1 लाख रुपए होती थी, लेकिन कोविड के आने के बाद उनकी 30% सैलरी कम कर दी गई और वो अब 70,000 रुपए होती है। उसके अलावा भी इन्हें कई प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं, जैसे कि अगर वो अपने संसद क्षेत्र में जा रहे हैं उसके लिए उन्हें अलग भत्ता मिलता है, पानी के लिए, लाइट के लिए, मोबाइल के लिए, उनकी गाड़ी के लिए, आने-जाने के लिए उन्हें वाहन भी प्रोवाइड कराया जाता है और उनके रहने के लिए बंगला भी अवेलेबल कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भारत की सरकार के द्वारा एक सांसद को दी जाती हैं। तो अगर एक एमपी की प्रतिमाह सैलरी जो भी फिक्स सैलरी है और जो भी भत्ते मिलते हैं उनको ऐड कर लिया जाए तो वो लगभग 3 लाख रुपए होती है। अगर सालाना इसकी बात की जाए तो ये 36 लाख रुपए होती है। तो एक सांसद के ऊपर जो सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है वो लगभग 36 लाख रुपए प्रति माह वो प्रति वर्ष किया जाता है। इसके अलावा भी और सारी दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं और एक और इसमें मेन चीज है कि भारत के जो सांसद होते हैं उनको मिलने वाली सैलरी पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा एक एमपी को अपने लोकसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट कार्य कराने के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए की धनराशि प्रति वर्ष दी जाती है। अब ये जो धनराशि 5 करोड़ रुपए एक एमपी को मिलती है उसमें क्या होता है कि जो धनराशि होती है उसका सही से उपयोग नहीं होता और आए दिन हमें करप्शन के केसेस, करप्शन की रिपोर्ट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। तो आप किसी भी एमपी को चुनने से पहले ये ध्यान अवश्य देना कि डेवलपमेंट के लिए जो धनराशि इनको दी गई उसका सही से इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया। ये हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि 2004 के बाद जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में पेंशन दी जाती थी उस योजना को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, परंतु हमारे जो एमपी होते हैं उनको आज भी पेंशन मिलती है, जो साल 2010 में हुए संविधान संशोधन के आधार पर हमारे जो सांसद होते हैं उनको 20,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। तो देश के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे उन्हें पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन देश के जो सांसद हैं उन्हें अभी भी पेंशन मिलती है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशन हर एक एमपी को मिलती है, चाहे उसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो या न किया हो। भले ही कोई एक दिन के लिए ही एमपी क्यों न बना हो, उसे भी आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। यदि किसी एमपी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को ये पेंशन मिलती रहेगी। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी एक एमपी को ट्रेवल अलाउंस, उसके साथ साथ जो हेल्थ फैसिलिटी हैं वो आजीवन मिलती रहेंगी, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाता है। जैसे पहले मिलती थी जब वो सांसद था, उसके बाद भी सांसदी खत्म होने के बाद भी ये जो अलाउंस हैं, ये भत्ते हैं, ये सांसद को मिलते रहते हैं हमेशा।